Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social science book हमारे अतीत, our history. It is our history book and we are studying this book in this video. इस वीडियो में हम लोग अपनी हिस्ट्री की जो बुक है वो स्टडी करने जा रहे हैं. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव 3 बुक्स इन सोशल स्टडी इन सोशल साइंस. सोशल साइंस में हमारे पास 3 बुक्स हैं. वन इज ऑफ हिस्ट्री, वन इज ऑफ ज्योग्राफी एंड वन इज ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ये तीनों अपनी जो बुक्स हैं इसमें वन लेसन ऑफ ईच हम लोग स्टडी कर चुके हैं. हर एक बुक में से 1 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड 1 लेसन फ्रॉम हिस्ट्री बुक, दिस हिस्ट्री बुक. We have completed 1 lesson from geography. We have completed 1 lesson from political science. And today we are starting the second lesson of this history book. और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इस हिस्ट्री की बुक का सेकंड लेसन. इस इतिहास की बुक का, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कक्षा 8 के लिए इतिहास की पुस्तक. ये इतिहास की पुस्तक है, यानी हिस्ट्री की बुक है. इसका नाम है हमारे अतीत. इसका फर्स्ट लेसन हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, जो कि था कैसे, कब और कहां. कि हमारे जो इतिहास है वो कैसे लिखा गया, उसके सोर्स क्या थे, कहां से स्रोत प्राप्त होते हैं, कहां से कैसे इतिहास लिखा जाता है, प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता है, अंग्रेजों ने अपने रिकॉर्ड को कैसे सुरक्षित रखा, सर्वेक्षणों का क्या उपयोग है. ये सारी बातें इतिहास के बारे में हमने पढ़ी. अब इस सेकंड लेसन को अब हम शुरू करने जा रहे हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग ये लेसन है. अपने इतिहास के बारे में जानना वैसे भी इंटरेस्टिंग रहता है, तो हम अपने इतिहास के बारे में कुछ चीजें जानेंगे. और ये सेकंड लेसन है जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. हम जानते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया. 1947 में हमारे को आजादी मिली वापस. लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए थे तो कोई आक्रामक के रूप में नहीं आए थे. उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. वो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सेना रखना शुरू कर दिया, फिर छोटे छोटे इलाकों को जीतना शुरू कर दिया. और चूंकि हमारे देश के लोग संगठित नहीं थे, तो एक को जब वो लोग आक्रमण करके उस पर अधिकार करते थे तो दूसरे लोग उसकी सहायता नहीं करते थे. ऐसे करते करते वो अपनी ताकत बढ़ाते गए और पूरे देश पर अधिकार कर लिया. तो ये इसकी जो कहानी है कि साम्राज्य, व्यापार से साम्राज्य तक आए थे व्यापार करने और कर लिया यहां पर साम्राज्य. कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. ये कंपनी कौन सी है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेजों की. तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने व्यापार से सत्ता तक की यात्रा की अंग्रेजों ने. मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे. हालांकि आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को मानते हैं, लेकिन औरंगजेब को ताकतवर बादशाह माना जाता है. तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे. उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था. 1707 में, ध्यान रखिए ये सने भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. 1947 में हमें आजादी मिली, यानी 200 साल पहले. उससे 1707 में, याद रखना इस सन को, 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई. उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे. जब बड़ा आदमी खत्म हो जाता है तो छोटे लोग अपनी ताकत दिखाने लगते हैं. तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में. उसके बाद छोटे छोटे जो जमींदार थे, जो भी उसके अंडर में छोटे छोटे राजा थे, सब अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे. उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली. उन्होंने अपने अपने छोटे छोटी जो रियासतें थी जिनको औरंगजेब ने जीत रखा था, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर रखा था, उन्होंने, जो छोटे राजा थे, उन्होंने अपनी अपनी रियासतें कायम कर ली. जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी. फिर जैसे जैसे वो जो क्षेत्रीय राजा थे उन्होंने अपनी अपनी रियासतें कायम की, तो उन्होंने भी अपनी ताकत बढ़ाई. तो धीरे धीरे क्षेत्रीय जो रियासतें थी उनकी ताकत बढ़ती गई और जो केंद्र था, जो दिल्ली की सल्तनत थी, उसकी फिर ताकत जो थी वो प्रभावी न रह पाई.
18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। उत्तरार्ध का मतलब है लास्ट का हिस्सा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यानी 1780 के बाद का मान लीजिए आप। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, उत्तरार्ध यानी उत्तर अर्ध, पूर्वार्ध होता है एक तो और एक उत्तरार्ध होता है। पूर्वार्ध यानी पहले का आधा और उत्तरार्ध यानी बाद का आधा। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 1707 तक तो औरंगजेब था, तो मुगल सल्तनत थी भारत में, हालांकि वो भी बाहर के लोग थे। भारत का अपना शासन तो तब भी नहीं था। मूल रूप से विदेशी आक्रांता के रूप में आए मुगल लोग, बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया भारत पर और बहुत लंबे समय तक भारत के लोगों ने गुलामी सहन की। इन्होंने मुगल सल्तनत में भी, मुगल लोग भी बाहर से आए थे, उन्होंने भी आक्रमण किया था भारत पर, मुगल लोगों ने, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब। तो इन्होंने, इनकी भी ताकत खत्म हुई तो दूसरा आ गया भाई। एक ताकत खत्म हुई तो नई आ गई। नई कौन सी आ गई ताकत मुगलों के बाद में? अंग्रेजों की ताकत। एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहां के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आए तो वो व्यापार करने ही थे अंग्रेज लोग, क्योंकि व्यापारिक केंद्र था भारत, बहुत सारी चीजें पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी भारत की। तो वो आए तो व्यापार करने थे, लेकिन और यहां पर उनकी दिलचस्पी यहां पर राज करने में थी भी नहीं शायद शुरू में। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। यहां पर आप देखिए एक चित्र दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको देखते हैं क्या है यहां पर। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी। बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल शासक था, उसको फिर कैद कर लिया था अंग्रेजों ने। तो वो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। उसके बाद अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था, उनकी शासन शुरू हो गया था उनका। तो उसको बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? कैप्टन हडसन ने। तो ये हडसन ने बहादुर शाह जफर और उसके बेटों की गिरफ्तारी यहां पर दिखाई हुई है। एक बार देखते हैं इस चित्र को। देखिए ये अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने, देखो ये इनकी गिरफ्तार कर रहे हैं इनको, ये चित्र दिया हुआ है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महल बना हुआ था। औरंगजेब 1707 में खत्म हो गया तो प्रभावी तो कोई राजा नहीं रहा मुगलों का, लेकिन ऐसे ही नामात्र के राजा चल रहे थे औरंगजेब के बाद में। तो एक महल तो बना हुआ था उनका दिल्ली में। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था कि 18 अंग्रेज तो आ गए पहले ही थे। तो 1707 में औरंगजेब खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन हो गया, यानी 1780 के बाद में अंग्रेजों का आगमन हो गया। लेकिन 1857 में जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, उसमें जो विद्रोही लोग थे, भारत के जो क्रांतिकारी थे, उनको कोई नेता तो बनाना था अपना। तो उन्होंने उस मुगल बादशाह का जो नाम मात्र का जो बादशाह था, हालांकि ताकतवर नहीं था वो बहादुर शाह जफर, लेकिन दिल्ली के मुगल वंश का वो वारिस था और किसी जमाने में मुगलों का पूरे देश पे साम्राज्य था। इसलिए जो भारत के क्रांतिकारी थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। बहादुर शाह जफर को उसके सामने उसके बेटों को मार दिया अंग्रेजों ने और बहादुर शाह जफर को देश से बाहर बंदी बना के ले गए। तो बहादुर शाह जफर को क्यों गिरफ्तार किया या उसके बेटों को क्यों मारा अंग्रेजों ने? क्योंकि वो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता मान रखा था भारत के क्रांतिकारियों ने। हालांकि 1857 वाली क्रांति असफल हो गई थी, कुछ कमी रह गई उसमें, तो उसके कारण से असफल हो गई, तो इनको पकड़ लिया गया।
और क्रांतिकारियों को बलिदान देना पड़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब लोग उसमें क्रांतिकारी में उसमें थे 1857 की क्रांति में। वो सुना है ना आपने, चमक उठी सर 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो 1857 की क्रांति उसकी याद दिलाती है लक्ष्मीबाई की। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। पूरब मतलब देखिए, यह इंग्लैंड वगैरह जो है ना, अंग्रेजों के जो देश हैं वो अपने देश के पश्चिम में है, इसलिए हम उनको पश्चिमी देश कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, और हम उनके पूरब में हैं, तो हम ईस्टर्न कंट्रीज हो गए उनके लिए। तो वो हम इंडिया जो था वो उनके अंग्रेजों के लिए पूरब का क्षेत्र था। तो अंग्रेजों की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। 1600 ईस्वी में अब उनको अंग्रेजों को कहीं पर भी व्यापार करने के लिए उस महारानी की अनुमति लेनी होती थी, तो उन्होंने महारानी से इजाजतनामा यानी इजाजत ली, उसको चार्टर कहते हैं, वो अंग्रेजों ने 1600 में ले ली। और इससे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। पूरब का मतलब है पूर्वी इलाका या पूर्वी देश। पूर्वी देश में हमारा भी देश यानी भारत भी पूरब में आता है इनके। हमारे लिए वो देश पश्चिमी देश हैं, तो हम उनके लिए पूर्वी देश हैं, पूर्वी इलाके हैं। तो पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी व्यापार इधर। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंग्रेजों का काम सिस्टमेटिक ढंग से चलता था। तो वहां पर जैसे डीलरशिप मिल जाती है ना किसी को, कि भाई कोई किसी का डीलर है कोई किसी कंपनी का, तो उसके पास ही मिलेगी वो चीज। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनियां तो बहुत सारी थी उस समय वहां अंग्रेजों की, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी इलाके में व्यापार करने के लिए महारानी का चार्टर ले लिया, यानी उनकी अनुमति इजाजतनामा ले लिया। तो कोई दूसरी कंपनी यहां नहीं आ सकती थी अंग्रेजों की। तो ईस्ट इंडिया, इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर का मतलब है इजाजतनामा। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। इस बात के लिए उनको इजाजत मिल गई कि वो पूरब में जो भी नए नए इलाके हैं उनको जाके देखे, वहां व्यापार करे, वहां से सस्ती चीजें खरीदे और अंग्रेजों को महंगी बेचे। इस तरह की इजाजत उनको मिल गई थी। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। यानी उस जमाने में ऐसी स्थिति थी कि अगर कंपटीशन होता तो कोई उसको लाभ नहीं होता था। तो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा से बचकर ही कोई कंपनी अब फायदा ले सकती थी। उस जमाने में स्थिति ये थी, अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। एक यहाँ पर देखिए एक चित्र है, चित्र 2, 18वीं सदी में भारत तक आने वाले रास्ते। देखिए ये यहाँ पर आपको देख रहा है आप आइसलैंड, ब्रिटिश आइसलैंड, और ये अपना भारत है, और ये यूरोप है, यहाँ पर ये यूरोप है। तो यहाँ पर देखिए ये रास्ते क्या है, ये इधर से आते थे लोग, ये रास्ता था। तो रास्ता आकर के कहाँ, देखो ये केरल में आ गए थे, केरल में आए थे, कालीकट पर आए थे वो अंग्रेज। इसी के साथ में मुंबई देखिए, तो ये रास्ता था वहाँ से आने का, इतना घूमकर अफ्रीका महाद्वीप से चक्कर लगा के और यहाँ पर आए थे वो लोग। ये रास्ते थे। तो भारत तक भी आता है ये रास्ता, फिर ये इधर रूस है, रूस तक जाता था, जापान है। तो ये इंडिया में देखिए ज़्यादातर रास्ते भारत में आ रहे हैं, क्योंकि भारत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो ये इस तरह से घूमकर आते थे, ये चक्कर लगा के आते थे। ये रास्ता था 18वीं सदी में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि उस जमाने में स्थिति ये थी कि प्रतिस्पर्धा से बचकर ही कोई मुनाफा ले सकता था। अगर प्रतिस्पर्धी होता है तो फिर मुनाफा नहीं मिलता था। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था।
यानी कि यूरोप में जो अंग्रेजों का देश था, इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड की रानी ने उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इजाजत दी थी। तो इंग्लैंड की कोई कंपनी तो नहीं आ सकती थी पूरब में, लेकिन यूरोप के अंदर और भी तो देश थे इंग्लैंड के अलावा, तो वो उन देशों के ऊपर तो ये रानी का हुक्म चलने वाला नहीं था, तो वो तो आ ही सकते थे। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था, जब तक इंग्लैंड के जहाज, इंग्लैंड से आए थे अपने यहाँ पर जो अंग्रेज शासन करने वाले थे, जब तक इंग्लैंड की जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ये यहाँ पर ये से चक्कर लगा करके आते थे, तब तक ये पुर्तगाल है, यहाँ पर पुर्तगालियों ने तब तक यहाँ आकर के शॉर्टकट में पश्चिमी तट पर, ये भारत का पश्चिमी तट है, यानी कि मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, तो ये अंग्रेज इतना चक्कर लगा के यहाँ पर आते थे, तब तक ये डायरेक्ट इन पे तो अंग्रेजों की महारानी का आदेश काम करता नहीं था, वो तो इधर से यहीं पर काम करता था। तो ये पुर्तगालियों ने डायरेक्ट है ना यहाँ पर पश्चिमी तट पर अपनी सेंध लगा ली थी। तो पुर्तगाली भी आ गए थे भारत में और अंग्रेज भी आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी, तो दोनों आपस में कंपटीटर हो गए। वो पुर्तगाली लोग भी आ गए और अंग्रेज भी आ गए, तो दो वैसे कंपटीशन, अंग्रेजों का तो कोई कंपटीशन नहीं था आपस में, वहां से तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आने वाली थी, लेकिन पुर्तगाली तो आ ही सकते थे, वो अलग जगह से आ रहे थे। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए, देखिए ये अफ्रीका है, इसके पश्चिमी तट को छूते हुए, और ये देखिए केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए फिर आते थे ये ऐसे भारत में। पश्चिमी का केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ऐसा अपन कहते हैं। भारत तो पहले से ही था, भारत की वो खोज कोई नया नहीं किया था, भारत तक पहुंचने के रास्ते की खोज की थी उसने। वो पुर्तगाली था वास्को डी गामा, 1498 में उसने की थी, तो ये ध्यान रखना है। 2 सनें आ चुकी है अभी तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1498 में, यानी 1500 से 2 साल कम पहले, ये वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, यानी डच जो है हॉलैंड के नागरिक डच कहलाते हैं और फ्रांस के व्यापारी फ्रांसीसी कहलाते हैं। तो हॉलैंड से भी लोग आए थे भारत में व्यापारिक संभावनाएं तलाशते हुए, और फ्रांस के लोग भी आए थे, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। तो बहुत सारे देशों के अलग अलग लोग भारत में व्यापारिक संभावनाएं तलाशने आ गए थे 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। शुरुआत में समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। ढाका की मलमल बनती थी अपने देश में, ढाका अब तो बांग्लादेश में चला गया, लेकिन पहले भारत का ही हिस्सा था, तो वहाँ की मलमल बड़ी प्रसिद्ध थी, बहुत बारीक मलमल बनती थी, और रेशम भी प्रसिद्ध था भारत का। उसकी यूरोप के बाजारों में बड़ी मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब ये यूरोप इंग्लैंड से तो चलो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन यूरोप के और भी देश जो थे ये शायद यूरोपीय देश ही हैं। फ्रांस है, ये जो हॉलैंड है, ये यूरोपीय देश ही हैं। तो वहां से भी लोग आए हुए थे। तो सारे लोग जब एक ही चीज को खरीदना चालू किया भारत में, क्योंकि उनके खुद के देशों में भारत की इन चीजों की बड़ी मांग थी, तो जब खरीदार ज्यादा होते हैं तो कीमतें बढ़ती है चीजों की। तो भारतीय चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब कीमतें बढ़ने लगी तो वहां पर कितनी महंगी बेचेंगे,
अपने देश में ले जा करके, तो मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। यानी असली लड़ाई शुरू हुई थी व्यापार को लेकर, अपना एक छत्र राज करने की इस इच्छा को लेकर, मुनाफे को लेकर के। अब रास्ता यही था कि एक कोई कंपनी बाकी की सबको खत्म कर दे तो वो अकेली रह जाए। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। तो पहले तो व्यापारिक लड़ाई थी, फिर बाद में असली लड़ाई होने लग गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। यानी उनकी जो व्यापारिक चौकियां थी भारत में, उनको किले की तरह सुरक्षित रखते थे, क्योंकि दूसरी कंपनी वाले आक्रमण कर दे या जहाज जा रहा है किसी कंपनी का, उसको डुबो देते थे। यानी एक निम्न स्तर के ऊपर आ गए थे सब कंपनी वाले, एक दूसरे को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए। अपनी बस्तियों को किलेबंद करके और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय व्यापार शासकों से भी टकराव होने लगे। जो यहाँ के लोकल राजा लोग थे, उनसे भी वो कंपनी वाले लड़ाई झगड़े होते रहते थे, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी जो उनकी कैंप होता था कंपनी का, उसको किलेबंद करते थे और वो व्यापारिक रूप से खरीदने बेचने का जो काम करते थे भारत में, उसके संबंध में भी कई लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो स्थानीय शासकों से भी उनके टकराव होने लगे। आपस में तो उनके टकराव होते ही थे कंपनियों के, यहाँ के जो शासक थे उनसे भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आए तो थे व्यापार करने, राजनीति में रुचि नहीं थी, लेकिन स्थितियां बनती गई ऐसी कि अब कंपनी को लगने लगा कि भाई अगर कोई 2 रुपए कमाने हैं तो इनको बाकी को साफ करना पड़ेगा, तभी कोई अपन यहाँ व्यापार कर पाएंगे, नहीं तो कोई किसी को व्यापार करने ही नहीं दे रहा था। आइए देखेंगे ये सब कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ये आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कहानी सुनने में। एक कहानी है, ये इतिहास कहानी ही है, अगर अपन उसको इंटरेस्ट से सुनते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन टाइम भी अपना हो गया है पूरा, आज तो हम इतनी ही सुनेंगे इस कहानी को। आगे हम लोग इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार शुरू किया तो क्या हुआ। देखते रहिए लगातार। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सी यू एंड बाय।